आज हम नंबर 1 ब्लड टेस्ट की बात करेंगे, जिसकी अनदेखी सबसे ज्यादा तब की जाती है जब आप बाल झड़ने का आकलन कर रहे होते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या बाल पतले हो रहे हैं या बालों का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जरा मेरी बात पर गौर करें, यहाँ हम बाल की जड़ या फॉलिकल देख सकते हैं। फॉलिकल को लेकर लोगों में हमें कंफ्यूजन देखने को मिलता है। लोगों को लगता है कि फॉलिकल बाल को ही कहते हैं। ऐसा नहीं है। फॉलिकल एक कैविटी है जो बाल को सपोर्ट करती है। दिलचस्प बात यह है कि बाल निर्जीव होता है, लेकिन फॉलिकल जीवित होता है। बालों को हम जीवित नहीं मानते। बाल की जड़ के नीचे हमें एक चीज देखने को मिलती है, जिसे डर्मल पपिला कहते हैं। ये चीज बाल के विकास को नियमित करती है। बालों के विकास की 3 स्टेज हैं। पहली है ग्रोथ स्टेज, जिसमें 2 से 7 साल लगते हैं। आपके बालों का जीवन काल 2 से 7 सालों का होता है। उसके बाद बाल एक ट्रांजिशन फेज में पहुंचते हैं, जहां बाल ढीला होना शुरू करते हैं। तीसरे फेज को रेस्ट फेज कहते हैं, जिसमें पुराना बाल बाहर निकल जाता है और उसकी जगह पर एक नया बाल उगने लगता है। इस एरिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं। आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का एक शक्तिशाली फॉर्म बनने लगता है, जिसे डीएचटी कहते हैं। ये बालों के फॉलिकल को जला देता है या उसके विकास में बाधा डालता है। उसके कारण बाल छोटा हो जाता है या उसके विकास की प्रोसेस रुकने लगती है। बाल की इस जड़ के आसपास कैल्सिफिकेशन भी होने लगता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां फॉलिकल तक पहुंचने वाली ब्लड सप्लाई रुक जाती है। इसीलिए कुछ लोग अपने स्कैल्प की मालिश करते हैं या वे खून के प्रवाह को बढ़ाने के लिए स्कैल्प को स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम स्कैल्प के कैल्सिफिकेशन की है। मैं अब डर्मल पपिला की आखिरी बात ये बताना चाहता हूं कि ये बाल की ग्रोथ स्टेज को नियमित करने के साथ ही स्टेम सेल्स को बढ़ाने का भी काम करती है। स्टेम सेल्स बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनका कोई उद्देश्य होता नहीं है। ये सेल्स उस जगह पर तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद ये एक हेयर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि आपको अपने सर पर बाल उगाने के लिए क्या करना होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बालों के झड़ने के पीछे किस न्यूट्रिएंट की कमी देखी जाती है? अगर आपने विटामिन D3 सोचा था, तो आप सही हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जब आप इसके लिए अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो डॉक्टर आपसे कहता है कि आपका विटामिन D3 नॉर्मल है। वो कहता है कि आप ठीक हैं। इसलिए मैं आपको विटामिन डी से जुड़ी कुछ जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या विटामिन डी के कोई जीन्स हैं जो बालों या बालों के झड़ने से जुड़े हुए हैं? आपको विटामिन डी से जुड़ी एक बात जरूर जाननी चाहिए। विटामिन डी असल में कोई विटामिन नहीं है। ये एक हार्मोन है। ये हमारे 10% जीन्स में शामिल रहता है। हमारे शरीर में 25,000 जीन्स हैं। इसलिए ये 2,500 विभिन्न जीन्स के कार्यों में शामिल रहता है। होता कुछ यूं है कि शरीर में कुछ बेहद महत्वपूर्ण जीन्स मौजूद होते हैं। अगर आपके शरीर में पर्याप्त विटामिन डी नहीं है, तो वे जीन्स ट्रिगर नहीं हो पाएंगे और बालों के विकास की प्रोसेस शुरू नहीं हो पाएगी। खासतौर पर डर्मल पपिला नाम के स्ट्रक्चर का विकास नहीं हो पाएगा। मैं सबसे पहले जिस जीन की बात करना चाहता हूं, उसे बीटा कैटनिन कहते हैं। ये जीन कई सारे काम करता है। ये बाल के विकास के चरणों के लिए फॉलिकल को कंट्रोल और नियमित करने का काम करता है। ये जीन एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए भी जरूरी है। इसलिए अगर इस जीन को ट्रिगर करने के लिए आपके शरीर में पर्याप्त विटामिन डी नहीं है, तो आप बाल के चरणों में आने वाले बदलाव नहीं देख पाएंगे। उसके कारण आप अपने बालों को उसकी पूरी क्षमता तक नहीं उगा पाएंगे। वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी जीन्स की जानकारी डाल दूंगा, लेकिन मैं यहाँ एक जीन का जिक्र करना चाहता हूँ। मैं आपको इसका नाम बताना चाहता हूँ। मुझे लगा कि आपको इसका नाम दिलचस्प लगेगा। इसे सोनिक हेजहॉग जीन कहते हैं। आपने सही सुना, इसका नाम सोनिक हेजहॉग जीन है। आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। ये बालों को प्रभावित करने वाले जीन्स में से एक है, जिसे विटामिन डी कंट्रोल करता है। ये सबसे पहला सुराग था। नंबर 2 की बात करें तो क्या इस फॉलिकल में विटामिन डी के रिसेप्टर मौजूद होते हैं? इसमें रिसेप्टर मौजूद होते हैं। इस एरिया में विटामिन डी के रिसेप्टरों की मात्रा बहुत ही ज्यादा रहती है। इससे हमें यह पता चलता है कि अगर आप में पर्याप्त विटामिन डी नहीं है, तो आपके पास अपने बालों के विकास और उन्हें भोजन देने के लिए कुछ उपलब्ध नहीं रहेगा। अब मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। आप एलोपीसिया के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है? ये एक ऑटो इम्यून बीमारी ही है। क्या ऑटो इम्यून बीमारियां विटामिन डी की कमी से जुड़ी होती हैं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। विटामिन डी के बिना आपके इम्यून सिस्टम में ऑटो इम्यून बीमारियों के विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से किसी भी ऑटो इम्यून बीमारी के लिए विटामिन डी का हाई डोज लेने की सलाह दी जाती है। इसे लेने से इन्फ्लेमेशन से छुटकारा मिल जाता है। विटामिन डी आपके टी सेल्स की बड़े पैमाने पर मदद करता है। ये आपके टी सेल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। फिर टी सेल्स सामान्य सेल्स या दूसरे सेल्स में अंतर करने लगते हैं। ऑटो इम्यून बीमारी में आखिर होता क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपका शरीर खुद पर आक्रमण करने लगता है, क्योंकि ये अपने खुद के सेल्स और किसी दूसरी चीज के बीच अंतर नहीं कर पाता। विटामिन डी उस पूरी प्रोसेस को नियमित और कंट्रोल करता है। अगला सवाल आपके स्कैल्प से जुड़ा हुआ है। क्या स्कैल्प से जुड़ी कोई कंडीशन है जो विटामिन डी से भी संबंध रखती है? ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपके स्कैल्प या आपकी स्किन पर पैदा होने वाली सोरायसिस विटामिन डी की गंभीर कमी से जुड़ी हुई है। डैंड्रफ और लगभग सभी तरह की डर्मेटाइटिस विटामिन डी की कमी से जुड़ी हुई हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि स्किन में होने वाली विभिन्न तरह की इन्फ्लेमेटरी बीमारियों की रेमेडी को प्रेडनिजोन कहते हैं। प्रेडनिजोन असल में एक स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड क्या काम करता है? ये आपको इन्फ्लेमेशन से छुटकारा दिलाता है। विटामिन डी सबसे शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरीज में से एक है, लेकिन इसके हमें कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। इसके साइड इफेक्ट नामात्र के बराबर हैं। अगर आपके स्कैल्प और फॉलिकल के आसपास कैल्शियम का बहुत ज्यादा जमावड़ा पैदा होने लगा है तो उसके कारण वहां पहुंचने वाला खून ब्लॉक होने लगेगा। बालों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। बाल मरने लगेंगे। उस स्थिति में आपके बाल झड़ने लगेंगे। सवाल ये उठता है कि ये सब विटामिन डी से कैसे जुड़ा हुआ है। यहां हमें एक छोटी सी मिस्ट्री दिखाई देती है। वो मिस्ट्री मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम कैल्शियम को नियमित करने का काम करता है। अगर आपके सेल्स या आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैल्शियम जमा होने लगा है तो मैग्नीशियम उसे कंट्रोल करने में मदद करेगा। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियो देखे हैं तो मैंने उनमें बताया है कि विटामिन K2 कैल्शियम को कंट्रोल करने का काम करता है। ये बात बिल्कुल सच है। वहीं मैग्नीशियम एक को फैक्टर है जो विटामिन K2 के काम करने के लिए एंजाइम्स की मदद करता है। इसलिए कैल्सिफिकेशन की कई सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में मैग्नीशियम बेहद फायदेमंद साबित होता है। ऐसा क्यों है कि विटामिन डी नंबर 1 है और मैग्नीशियम नंबर 2 है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैग्नीशियम 300 विभिन्न एंजाइम्स के कार्यों में शामिल रहता है। उनमें से 6 ऐसे एंजाइम्स हैं जो बालों से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर हमारे बालों में सही मिनरल नहीं है तो हम बालों के स्ट्रक्चर को विकसित नहीं कर पाएंगे। बालों के विकास के लिए जरूरी एनर्जी के उत्पादन में भी इसकी जरूरत पड़ती है। बाल उगाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और मैग्नीशियम एनर्जी के उत्पादन का केंद्र बिंदु है। आपके शरीर में मौजूद एनर्जी का उत्पादन मैग्नीशियम के बिना हो ही नहीं सकता। विटामिन डी की बायोकेमिस्ट्री में 3 विभिन्न तरह के स्थान हैं जहां अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो विटामिन डी का उत्पादन नहीं हो पाएगा। इसलिए ये दोनों एक साथ काम करते हैं। हमें विटामिन डी के लिए मैग्नीशियम चाहिए होता है। स्कैल्प में कैल्सिफिकेशन रोकने के लिए हमें मैग्नीशियम चाहिए होता है। इसलिए मैग्नीशियम बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल ये उठता है कि मैंने 2 विभिन्न ब्लड टेस्ट करने का जिक्र क्यों नहीं किया, यानी कि मैग्नीशियम और विटामिन डी का टेस्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने खून में मैग्नीशियम का टेस्ट नहीं कर सकते। आपको उससे सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। आपके शरीर में जितना भी मैग्नीशियम है केवल 1% ही आपके खून में मौजूद रहता है। बाकी बचा मैग्नीशियम विभिन्न जगहों में होता है। ये मुख्य रूप से आपके सेल्स के अंदर होता है। आप मैग्नीशियम के लिए अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन उससे आपको साफ तस्वीर नहीं मिलेगी कि सेल्स के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए मैग्नीशियम को टेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कुछ लोग इसके लिए बायोप्सी करवा सकते हैं। ये इसका पता लगाने का एक अच्छा तरीका है। कुछ दूसरे टेस्ट भी उपलब्ध हैं, लेकिन ये टेस्ट थोड़े जटिल हैं और इन्हें करना भी आसान नहीं है। मैं बहुत सारे डॉक्टरों को जानता हूं। मैंने आज तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं देखा है जिसने ये टेस्ट करने की सलाह दी हो। इसलिए मैग्नीशियम को टेस्ट करना बहुत कठिन है। ये कई सारी चीजों में शामिल रहता है। ये 300 विभिन्न एंजाइम्स की मदद करता है। ये विटामिन डी की भी मदद करता है। ये आपके स्कैल्प में कैल्सिफिकेशन को रोकने का भी काम करता है। अधिकांश लोगों में मैग्नीशियम की कमी देखने को मिलती है क्योंकि इसे हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। यहां तक कि डॉक्टर भी इसे मान्यता नहीं देते क्योंकि इसे टेस्ट नहीं किया जाता। हमें यहां इसका जवाब मिल जाता है। इसलिए मैग्नीशियम बालों के झड़ने से जुड़े कई सारे विभिन्न एंजाइम्स के कार्यों में शामिल रहता है। वैसे मैं मुख्य रूप से ये कह रहा हूं, ये विटामिन डी को काम करने की अनुमति देता है। चलिए अब विटामिन डी की टेस्टिंग की बात करते हैं। आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपसे कहती है कि आपके विटामिन डी का लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए आप पूरी तरह ठीक हैं। मान लेते हैं कि इसका लेवल कम है। मान लेते हैं कि इसका लेवल 20 या 30 या 40 के करीब है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। असल में विटामिन डी के 2 सिस्टम होते हैं। इसका एक सिस्टम हड्डियों में कैल्शियम को पहुंचाने का काम करता है। इसका दूसरा सिस्टम कुछ दूसरे काम करता है। इसके कुछ काम कैल्शियम से भी बढ़कर हैं। ये काम आपके बालों को रिस्टोर करने, उनका रखरखाव करने और उन्हें कंट्रोल करने से जुड़े हुए हैं। इस काम के लिए इस्तेमाल होने वाला विटामिन डी इस सिस्टम के अंतर्गत काम करता है, जो पूरी तरह से अलग है। विटामिन डी आपको सूरज और खाने से भी मिल जाता है। आप विटामिन डी का सप्लीमेंट भी लेते हैं। ये आपके खून में मिल जाता है। अधिकांश विटामिन डी आपकी हड्डियों में कैल्शियम के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत कम विटामिन डी दूसरे कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यहां आपकी स्किन, आपके बाल, आपके इम्यून सिस्टम और आपकी आंतों की बात कर रहा हूं। बहुत ही कम विटामिन डी बचता है। मैं यहां लगभग 0.04% विटामिन डी की बात कर रहा हूं जो आपके खून में मौजूद रहता है। तो अधिकांश विटामिन डी हमें कहां से मिलता है? ये हमें सूरज से मिलता है। विटामिन डी हमारे खाने में मौजूद होता है या आप इसे सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं। ये एक अलग तरह का विटामिन डी है। असल में 3 विभिन्न तरह के विटामिन डी होते हैं। आपको सबसे ज्यादा विटामिन डी इन्हीं चीजों से प्राप्त होता है। ऐसा तभी होगा अगर आप रोजाना धूप में बैठ रहे हैं, अगर आप सही तरह के फूड्स खा रहे हैं और अगर आप नियमित तौर पर विटामिन डी का सप्लीमेंट ले रहे हैं। विटामिन डी के इस फॉर्म की एक अनोखी बात बताता हूं, ये फॉर्म केवल 24 घंटों तक ही चलता है। लेकिन इस फॉर्म की लाइफ 2 से 3 हफ्ता होती है। केवल 24 घंटे का मतलब हुआ कि आपको ये वाला विटामिन डी सूरज से, अपने खाने से या सप्लीमेंट के तौर पर रोजाना लेने की जरूरत पड़ेगी।
लोग इस बात को समझते नहीं हैं। इसी वजह से हमें दुनिया भर में विटामिन डी की कमी की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सच तो यह है कि एक औसत इंसान जो दुनिया भर में कहीं भी हो सकता है, उसमें विटामिन डी का लेवल 20 से कम या 30 से कम देखने को मिलता है। इतने विटामिन डी से बालों के फॉलिकल को कोई भोजन नहीं मिलेगा और आपको अच्छे परिणाम भी नहीं मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे अवरोध हैं जिनके कारण लोग जेनेटिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। स्किन के कलर की बात करें तो अगर आपकी स्किन का कलर डार्क है, उसके कारण आपको कम विटामिन डी प्राप्त होगा। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, मोटापा है, अगर आपकी हवा में प्रदूषण है, अगर आप सूरज में बाहर नहीं निकलते, तो इन सभी अवरोधों के कारण आपको पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको सुनिश्चित करना होगा कि जब आप विटामिन डी का ब्लड टेस्ट करवाएं, तब खून में विटामिन डी का लेवल 70 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से लेकर 100 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए। आप में इसका लेवल ज्यादा होना चाहिए, तभी आप सभी अवरोधों को पार कर पाएंगे। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप रोजाना कम से कम 20,000 आयु विटामिन डी लेना शुरू करें। ये सुनकर लोगों के दिमाग में एक बात आती है। लोग सोचते हैं कि इसकी इतनी मात्रा टॉक्सिक होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गर्मियों की धूप में 40 मिनट तक बाहर बैठते हैं, तो उससे आपको लगभग इतना ही विटामिन डी मिलेगा। कोई भी आपको ये कभी नहीं बताता कि 40 मिनट तक सूरज की रोशनी में बैठना आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है। लोग इतना जरूर कहते हैं कि आपको अपनी स्किन को जलने से बचाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप धूप में बैठकर विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्रत्येक 20 मिनट कड़क धूप में बैठेंगे, तो आपको उससे 10,000 आयु विटामिन डी मिल जाएगा। और बैठने से आपको और ज्यादा विटामिन डी मिलेगा, जो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होगा। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी तब पैदा हो सकती है जब आप रोजाना और कई महीनों तक सैकड़ों हजारों आयु विटामिन डी3 लेते जाते हैं, खासकर जब आप इसे को फैक्टर्स के बिना लेते हैं। इसीलिए मैं आपको इसके साथ मैग्नीशियम लेने की सलाह दे रहा हूं। आपको कम से कम 50 मिलीग्राम मैग्नीशियम लेना चाहिए। आप इसे रात के समय ले सकते हैं। इसलिए आपको मैग्नीशियम, विटामिन K2 और जिंक जैसे को फैक्टर्स जरूर लेने चाहिए। विटामिन डी का ये डेटा बेहद दिलचस्प है क्योंकि ये बालों से जुड़ा हुआ है। ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि आपको इसके कम लेवल से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक अलग सिस्टम है। इसलिए हमें इस लेवल को बढ़ाना होगा। उसके लिए हमें नियमित तौर पर को फैक्टर्स के साथ इसे रोजाना लेने पर विचार करना होगा। अगर आपके सिर पर बिल्कुल भी बाल नहीं हैं और आपके स्कैल्प पर कैल्सिफिकेशन भी है, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़े लंबे समय के लिए और भी ज्यादा मैग्नीशियम लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा करने से मुलायम टिश्यूओं में कैल्शियम के जमावड़े को कंट्रोल करने में आपको काफी मदद मिलेगी। अब मैं आपके साथ बालों से जुड़े कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स की जानकारी शेयर करना चाहता हूं। मैं सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स और ब्लड टेस्ट की बात कर चुका हूं। लेकिन चलिए अब दूसरे न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि विटामिन डी डीएचटी को हेयर फॉलिकल को तबाह करने से भी रोकता है। विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन के इस बेहद शक्तिशाली फॉर्म के हाई लेवल को रोकने में भी आपकी मदद करता है। इसलिए विटामिन डी कई सारे काम करता है, लेकिन कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी आपकी मदद करते हैं। जिंक बालों की ग्रोथ और रिपेयर को कंट्रोल करता है। अगर आप में जिंक की कमी है, तो आपके बाल रूखे हो सकते हैं। इसकी कमी के कारण आपके बाल छोटे हो जाते हैं या बाल झड़ने लगते हैं। इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। रेड ब्लड सेल्स के लिए आयरन भी बहुत जरूरी है। इसलिए जब आप फेरिटिन के लेवल का टेस्ट करवाते हैं, तो ध्यान दें कि इसका लेवल 70 से अधिक हो। आपको ये आमतौर पर उस सिचुएशन में देखने को मिलेगा जब कोई महिला पीरियड्स में होती है और उनका आयरन कम होने लगता है। उस स्थिति में महिलाओं को ज्यादा रेड मीट, कलेजी या लिवर पिल्स या ऐसी ही दूसरी चीजें लेनी चाहिए। आपको ये प्रॉब्लम पुरुषों में भी देखने को मिल सकती है, जहां उनका फेरिटिन या आयरन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है। होता कुछ यूं है कि हमारे शरीर में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं, जहां शरीर में ज्यादा आयरन इकट्ठा होने लगता है। आयरन इकट्ठा तो हो जाता है, लेकिन उसी दौरान आप में आयरन की कमी भी हो जाती है। इसी वजह से बहुत ज्यादा आयरन होने के बाद भी पुरुषों में खून की कमी हो सकती है, क्योंकि आयरन काम कर ही नहीं पाता। उस स्थिति में आपको रक्तदान करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये काफी टॉक्सिक हो सकता है। इसके कारण आपके बालों पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि आयरन लॉक हो जाता है और आप में खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप में विटामिन B12 की कमी है, जिसकी जरूरत रेड ब्लड सेल्स को होती है, क्योंकि आपको आयरन और B12 चाहिए होता है, तो उसके कारण आपके हेयर फॉलिकल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसलिए आपको इस टेस्ट पर भी विचार करना चाहिए। ओमेगा 3 की बात करते हैं। अगर आप में ओमेगा 3 की कमी है, क्योंकि शायद आप बहुत ज्यादा रिफाइंड या वनस्पति तेल खाते हैं, तो उसके कारण भी आपके बाल रूखे होने लगते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में कई जानकारियां दी हैं। सबसे जरूरी यह है कि आप विटामिन डी और मैग्नीशियम लेना शुरू करें। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि इन्हें लेने के बाद आपकी बालों की प्रॉब्लम को दूर करने में आपको कितनी मदद मिली। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।